एवरीवन, वेलकम टू एंगुलर फिजिक्स अगेन। आज हम लेके आए हैं एक बढ़िया क्वेश्चन ग्रेविटेशन का, जिसको क्वेश्चन को देख के आपके होश उड़ जाएंगे। राइट। क्वेश्चन में बोला गया है टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 मूविंग इन अ को प्लानर पैराबोलाज राउंड द सन। राइट। मतलब कि आप ऐसा मान के चलिए कि अगर इसको हम सन मान लें, इसके अराउंड दो पैराबोलाज चल रही हैं, बॉडीज दो पैराबोलाज में चल रही हैं। राइट और रॉन्ग, कोलाइड कर गई हैं बॉडीज राइट एंगल्स पे और दोनों मिल गई हैं। और जब उनका दोनों का डिस्टेंस सन से कितना था, आर था। और बोला गया है टकराने के बाद दोनों बॉडीज का जो पाथ हो गया है वो पैराबोलिक से इलिप्टिकल हो गया है। उस इलिप्स की मेजर एक्सिस आपको बतानी है। जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूँ। प्लीज सॉल्यूशन को पूरा ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें आई वासन में। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आप आते रहेंगे चैनल पे और आप देखते रहिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, एडवांस के लिए प्रिपेयर हो जाइए पूरा। आई वासन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में डायग्राम कुछ कैसा बन रहा होगा। हल्का सा मैं आपको एक हिंट देता हूँ। राइट। देखो, मैंने ना यहाँ पे दो लाइंस बना दी हैं। दो लाइंस का मतलब मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि एक पैराबोला यहाँ से ऐसा आ रहा होगा, मान लो। ठीक है। उसकी स्पीड लेटर से जब ये यहाँ पे आया, जब टकराया, तो उस टाइम पे इसकी स्पीड थी मान लो v1। राइट और रॉन्ग। वैसे ही दूसरा पैराबोला जो आ रहा होगा, मान लो वो ऐसे आ रहा होगा। मान सकते हैं। और दोनों सेम प्लेन में, मान लो इसकी स्पीड जब ये टकराया तो उसकी स्पीड थी v2। मान सकते हैं। उन्होंने बोला है जब ये दोनों टकराए तो उस टाइम पे राइट एंगल बन रहा था दोनों के बीच में, और 90 डिग्री हम इसको मान सकते हैं। राइट और रॉन्ग। लेटस से टकराने के बाद हम ऐसा मान लेते हैं कि v1 और v2 जब दोनों टकराए, मतलब दोनों वेलोसिटी से टकराए, और एक का मास था m1, लेटस से इसका मास था m1, इसका मास था m2। राइट और रॉन्ग। m1 वाला v1 स्पीड से जा रहा था और m2 वाला v2 स्पीड से जा रहा था। और जब ये दोनों टकराए तो उस टाइम पे लेटस से सन मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा। राइट और रॉन्ग। उस टाइम पे सन से दोनों का कॉमन डिस्टेंस कितना था, r था। मान सकते हैं ऐसा? बिल्कुल मान सकते हैं। लेटस से टकराने के बाद जो नेट वेलोसिटी आ रही है वो लेटस से कितनी आ रही है हमारी, लेटस से कैपिटल V आ रही है। ओके। इफ दिस एंगल इज कंसीडर टू बी थीटा तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। ये बात तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल। तो अगर मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले आपको मोमेंटम कंजर्व करके दिखाता हूं। मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में हमें कंजर्व करना है, पहले एक्स में और फिर वाई में। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं v1 के कंपोनेंट्स देखूं तो v1 के कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे बताओ जरा। v1 के कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा v1 cos थीटा, और ऊपर की तरफ हो जाएगा v1 sin थीटा, है ना। अब v2 की वैल्यू की बात करते हैं तो इधर की तरफ हो जाएगा v2 sin थीटा, और नीचे की तरफ हो जाएगा v2 cos थीटा। यस और नो? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करोगे तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करके क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम को अगर कंजर्व करा जाए तो हम बोलेंगे m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 sin थीटा इक्वल्स टू, दोनों मिल गए, चिपक गए ना वापस, टकराने के बाद दोनों चिपक गए। तो दोनों की मास को m1 प्लस m2 मान लेते हैं, और दोनों कितनी स्पीड से चल रहे हैं, मान लो v स्पीड चल रहे हैं एक्स डायरेक्शन में। राइट रॉन्ग, हम ऐसा मान सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं वाई डायरेक्शन की। वाई डायरेक्शन की बात करते हैं, राइट। वाई डायरेक्शन में सोच के देखो, क्या m1 v1 साइन थीटा ये ऊपर वाला मोमेंटम है? अरे हाँ, है ना। ये वाला मोमेंटम है। राइट और रॉन्ग? और ये वाला नीचे वाला मोमेंटम कितना, m2 v2 cos थीटा। राइट और रॉन्ग? तो माइनस m2 v2 cos थीटा और इक्वल टू फाइनल मोमेंटम वाई डायरेक्शन हम जीरो मान रहे हैं। इज दैट क्लियर? हमने ऐसा मान लिया। राइट। अब मुझे बताइए कि अगर मैं इसको इक्वल कर दूं तो m1 v1 साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू m2 v2 cos थीटा, जहां से मुझे tan थीटा की वैल्यू मिल रही है, दैट इज m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 v1। सॉरी, इट इज m1 v1। राइट। तो मुझे लग रहा है tan थीटा आपको समझ में आया होगा। राइट रॉन्ग? अब यार ये v1 v2 है क्या, सबसे पहले तो ये समझ लो आप पहले, है ना। अगर v1 v2 समझ में आ गया तो हमारे आधे काम आसान हो जाएंगे। मुझे बताओ v1 और v2 जब बॉडीज के पास वेलोसिटीज थी तो उस टाइम में बॉडी कौन सा पाथ फॉलो कर रही थी, पैराबोलिक पाथ। और पैराबोलिक पाथ कब होता है किसी बॉडी का, सोच के बताओ। पैराबोलिक पाथ किसी भी बॉडी का तब होता है जब वो एस्केप वेलोसिटी से चल रही हो, जब उसकी एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है, जब उसकी टोटल एनर्जी जीरो होती है उस टाइम पे आप ऐसा बोलते हो कि हमारी जो ऑर्बिट होगी वो कैसी होगी, वो पैराबोलिक ऑर्बिट होगी। यस और नो? अच्छा, मतलब पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रही थी, मतलब ये कौन सी वेलोसिटीज हैं v1 और v2, एस्केप वेलोसिटीज हैं। यस और नो?
अगर ये दोनों एस्केप वेलोसिटीज हैं तो क्या मैं v1 और v2 दोनों को बोल सकता हूँ दे आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2g मास ऑफ सन अपॉन आर, क्योंकि सन से कितना दूर है ये, आर दूरी पे, राइट और रॉन्ग। दोनों की स्पीड कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 2g ms/r। बहुत बढ़िया यार। तो इसका मतलब v1 और v2 तो दोनों इक्वल हैं, क्या इन दोनों को मैं v बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या मैं v1 से v2 को चम्मा चम्मा कर सकता हूँ? तो tan थीटा कितना आ गया, m2/m1। बहुत बढ़िया यार। अच्छा, तो अगर tan थीटा m2/m1 आ गया तो लेकिन मुझे तो इस पहली इक्वेशन में sin थीटा और cos थीटा चाहिए, तो sin थीटा निकाल लो पहले। तो sin थीटा कितना आएगा बताइए जरा। ये हो गया हमारा p, ये हो गया हमारा b। तो sin थीटा आ जाएगा m2/√m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर। वैसे ही cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा m1/√m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर। ये बात समझ में आई आपको? जल्दी बताइए। लेट अस पुट दिस बोथ द वैल्यूज हियर इन इक्वेशन नंबर 1, राइट। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को, दोनों वैल्यूज को ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो ध्यान से देखिए, m1 v1 की जगह v लिख रहा हूं सिर्फ, राइट। इनटू था cos थीटा, cos थीटा को क्या लिख दूं, m1/√m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m2 v2 sin थीटा था तो v लिख रहा हूं, और sin थीटा की जगह डाल रहा हूं वैल्यू m2/√m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 मिलके इंटू v से जा रहे हैं, राइट और रॉन्ग? यही तो है, बिल्कुल है। अब मुझे बताइए लेफ्ट हैंड साइड से क्या कॉमन आ रहा है, v कॉमन आ गया, अंदर बचा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, और नीचे बचेगा अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, और इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू कैपिटल V। तो मेरे हिसाब से कैपिटल V की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, ध्यान से देखें। यहाँ से वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इन अपॉन m1 प्लस m2 इंटू V। क्या इस V की वैल्यू में ऑलरेडी पता लग चुकी है, कितनी है बताओ जरा फटाफट। इट इज अंडर रूट ऑफ 2g ms/r, मास ऑफ द सन, राइट। ms इज व्हाट, इट इज मास ऑफ द सन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चुपचाप इसको हटा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, राइट। एंड दिस वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ 2g ms/r। मुझे लग रहा है आपको स्मॉल v की वैल्यू समझ में आई होगी, कैपिटल V की वैल्यू, सॉरी। ओके, इट इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, ये वो वाली वेलोसिटी है, राइट और रॉन्ग? बहुत बढ़िया। अब मुझे सोच के बताइए, यहां से जैसे इसको ये वाली वेलोसिटी मिली तो इसने कौन सा पाथ पकड़ लिया, इसने पकड़ लिया इलिप्टिकल पाथ। कौन सा पाथ, इलिप्टिकल पाथ, राइट और रॉन्ग? मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जब ये सन जो होता है, सन हमारा जो सन होता है, वो सन ना, अब आप ऐसा मान के चलो कि लेटर से किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, मतलब प्लैनेट हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट में है और सन किसी फोकस में प्रेजेंट है, राइट और रॉन्ग? तो शायद से आपने पढ़ा होगा कि जो ये सबसे दूर वाली पोजीशन होती है, ये सन से कितना दूर होती है पता है, ये होती है a+e दूर। और ये वाली पोजीशन क्या होती है, ये होती है a-e दूर, है ना। मतलब जो पेरिजी होती है वो a-e होता है, और एपीजी जो होता है वो a+e होता है। तो अगर मैं इसका एवरेज डिस्टेंस निकालू, मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो क्या ये मीन डिस्टेंस आता है a+e+a-e/2? बताओ, आता नहीं आता है? अगर मैं इसको e से e छम्मा छम्मा कर दूं इसका, तो 2a/2 आता है, और 2 से 2 कट जाता है, मतलब a बचता है। मतलब हम ऐसा मान सकते हैं क्या, इलिप्टिकल ऑर्बिट को हम ऐसा मान सकते हैं, सन जो है वो सेंटर पे प्रेजेंट है, और पार्टिकल जो है किसी इंस्टेंट के लिए मान सकते हैं कि a डिस्टेंस पे होगा और ये सर्कुलर ऑर्बिट फॉलो कर रहा होगा। कितनी रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट, a रेडियस की, राइट। तो मैंने माना कि लेटस से जब वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा था तो सन को हमने सेंटर पे मान लिया, और लेटस से वो a डिस्टेंस की ऑर्बिट में घूम रहा है, तो बताइए इसकी स्पीड यहाँ पे क्या होगी, क्या इसकी स्पीड होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी? बिल्कुल होगी। तो मैं इसको v डैश मान रहा हूँ, और v डैश की वैल्यू कितनी आ जाती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आपको याद है कितनी होती थी, अंडर रूट ऑफ g ms/a हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। अच्छा, मतलब कि हमें एक बात समझ में आ गई कि इलिप्टिकल ऑर्बिट का जो सेमी मेजर एक्सिस है a, राइट, जब वहां से बॉडी पास हो रही होगी तो उस टाइम पे इतनी वेलोसिटी होगी, राइट और रॉन्ग? और जब बॉडी जस्ट आफ्टर द कोलिजन थी तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या थी, इतनी थी, राइट और रॉन्ग? तो क्या इन दोनों पॉइंट्स पे मैं दो कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, बिकॉज ग्रेविटेशन इज अ सेंट्रल फोर्स। कौन सी फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स के लिए कौन सा कंजर्वेशन लग सकता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एज वेल एज एनर्जी कंजर्वेशन, राइट और रॉन्ग? तो लेट अस अप्लाई two different theorems, two different conservations
पहला लेटर से जब पार्टिकल यहाँ से कोलिजन के बाद टकरा के चला, लेटर से ये कैपिटल वी से चला, उस टाइम पे इसका डिस्टेंस था आर, है ना। और जब ये यहाँ पे आ गया तो उस टाइम पे ये इतना यहाँ पे हो गया, इसकी वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ जी एम एस बाई ए, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट। पहले मैं लगाऊंगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कर देते हैं अप्लाई। अप्लाइंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कर दें अप्लाई, चलो कर देते हैं। बताइए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या आएगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आएगा टोटल मास है m1 प्लस m2, एम वी आर होता है ना फॉर्मूला, कितनी वेलोसिटी है v और r डिस्टेंस पे है शुरू में, राइट और रॉन्ग। बाद में m1 प्लस m2, बाद में वेलोसिटी होगी v डैश और a पे आ गया, राइट और रॉन्ग। m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 छम्मा छम्मा हो गया, बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला v की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, अभी इसको रखते नहीं है वैल्यू को, v डैश को एज इट इज छोड़ देते हैं। v डैश की वैल्यू कितनी आ गई, वी आर अपॉन ए। बोला समझ में आया नहीं आया यहाँ तक, आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। एक और अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, करते हैं अप्लाई। चलिए एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बताइए, पार्टिकल जब चलना स्टार्ट करा जस्ट आफ्टर द कोलिजन, तो m1 प्लस m2 और उसके पास काइनेटिक एनर्जी v स्क्वायर मान सकते हैं, बहुत बढ़िया। हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। उस टाइम पे उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी थी, जाते जी इंटू मास ऑफ सन इंटू m1 प्लस m2 अपॉन डिस्टेंस था r, सही बोल रहा हूँ। जब बाद में वो किसी ऑर्बिट में आ गया और इलिप्टिकल ऑर्बिट में आ गया और डिस्टेंस है a उसका, तो उस टाइम पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 प्लस m2 v ऑर्बिटल का स्क्वायर मतलब v डैश का स्क्वायर, राइट। और उस टाइम पे उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है जी एम एस इंटू m1 प्लस m2 अपॉन a। बोलो समझ में आया नहीं आया। मैं तो बोल रहा हूँ m1 प्लस m2 सारे छम्मा छम्मा हो गए, राइट और रॉन्ग, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सब जगह, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये 2 सब खत्म हो गए। तो मेरे पास वी स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या बची, वी स्क्वायर की वैल्यू बची इधर, इधर की तरफ ये जाएगा तो 2 GMS/r, इधर एक बच रहा है प्लस का वी डैश का स्क्वायर माइनस का 2 GMS/a, ये बच रहा है। याद कीजिए वी डैश कितना आया था हमारा, ये आया था GMS/a, राइट और रॉन्ग। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं तो वी स्क्वायर आ जाएगा 2 GMS/r प्लस का GMS/a माइनस का 2 GMS/a, सही है बात इतनी। इसको मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 GMS/r माइनस का GMS/a, आया ना। फिलहाल मेरे पास ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, राइट रॉन्ग। मैं बोल रहा हूँ इस वी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से तुम्हें पुट करनी है, वी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से तुम लाओगे, ध्यान से देखो इक्वेशन ये वाली देखो एक बार जो मैं बोल रहा हूँ, दिस इक्वेशन इज वेरी क्रूशियल। कैपिटल वी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, ये अंडर रूट हट जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा और नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। पुट करते हैं फटाफट से, कितना आएगा बताओ जरा, अंडर रूट हट गया तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर आ गया, नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर आ गया, और एक आ गया 2 GMS/r इक्वल टू 2 GMS/r माइनस का GMS/a। बोलो हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत। जी एम एस खत्म हो गया, यस और नो। ध्यान से देखे तो इधर मैं इसको इधर ला रहा हूँ तो 2/r कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और उसको इधर ले जाता हूँ, इसको ये बन जाएगा 1/a। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमें चाहिए मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स क्या होता है, 2a ही तो होता है, तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2a बन जाएगा, राइट और रॉन्ग। और r इंटू क्या बन जाएगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, सही बोल रहा हूँ। लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इट, r इंटू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर। क्या ये छम्मा छम्मा हो गए, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब आंसर आ रहा है 2a इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1 m2 इंटू r। दिस इज नोन एज मेजर एक्सिस ऑफ ellipse, मेजर एक्सिस ऑफ ellipse। इज दैट क्लियर, हैव यू गॉट इट, जल्दी बोलो।
ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भाई, मुझे बहुत प्यारा लगा क्वेश्चन। मतलब सोचना पड़ रहा है थोड़ा सा, राइट रॉन्ग। बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि इसमें ट्रेजेक्ट्री से कर दे इसको, राइट रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री लगा दे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पैराबोला की इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन, भाई नहीं होगा उससे यार, बहुत टिपिकल हो जाएगा। एक और चीज आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में बढ़िया बात क्या है। जैसे ही आप कैपिटल वी निकाल भाई, इसमें अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे, इस इक्वेशन में इसको छोड़ दो फिलहाल, ये वाला जो दिख रहा है 2 GMS/R, इसको छोड़ दो फिलहाल तो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको वी मानते हैं। बताओ न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर बड़ा है, सोच के बताओ, न्यूमिनेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है? चलो M1 M2 को कुछ मान लेते हैं, लेट अस से M1 इज 2 kg एंड M2 इज 4 kg। तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 + 16 20 का रूट, और नीचे क्या आ जाएगा 4 + 2 6। तो √20 बड़ा होता है 6 बड़ा होता है? ऑब्वियसली बात है, डिनोमिनेटर बड़ा है ना। तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कि इस वाली वेलोसिटी से कम आ रही है। मतलब दिस वेलोसिटी इज एक्चुअली लेस देन जो इनिशियल वेलोसिटी थी, राइट और रॉन्ग। इसका मतलब हम एक बात समझ गए यार, कि पैराबोलिक जो पाथ था वो तब तक था जब तक एस्केप वेलोसिटी थी, राइट रॉन्ग। जैसे तुम्हारी वेलोसिटी घटी तो पैराबोलिक से ये जो तुम्हारी जो ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोलिक से या तो सर्कुलर में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर इलिप्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि सेंट्रिसिटी बदल जाएगी ना। सेंट्रिसिटी बदली तो ऑब्वियस सी बात है पाथ ही बदल जाएगा। इस वजह से हम ये कैलकुलेट कर पाए। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक और इक्वेशन थी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की इक्वेशन, राइट रॉन्ग। क्या इससे हम सोल्यूशन निकाल सकते थे? देखो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये सवाल आ सकता है, सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है ना। हालांकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी आंसर तो आना चाहिए था, राइट रॉन्ग। लेकिन ये आंसर इसलिए नहीं आ रहा है बेटा, क्योंकि एक्चुअल में हम लोगों ने ये चीज़ कंसीडर कर ली है कि जो ये वेलोसिटी होगी, ये वाली वेलोसिटी जो हम कंसीडर कर रहे हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि दिस वेलोसिटी इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द दिस आर। हमें ये वाला एंगल 90 डिग्री खुद मान के चल रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, हो सकता है रेडियस यहाँ पे हो सकता है सन यहाँ पे हो, तो डिस्टेंस ऐसा हो तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट लेना पड़ जाएगा, राइट और रॉन्ग। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी ऐसे जा रही हो तो इसका एक कंपोनेंट लेना पड़ जाएगा यहाँ पे, राइट और रॉन्ग। तो मतलब कि जब हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं, मैंने लगा तो दिया, मैंने आपको परपेंडिकुलर मान के लगा दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इससे आंसर हमारा इसलिए नहीं आता क्योंकि एक्चुअल में ये वी जो वी है और जो आर है ये दोनों परपेंडिकुलर ही होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इज दैट क्लियर? इनके बीच में कुछ एंगल भी हो सकता है और वो एंगल हमारा फिर से हमें कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, राइट और रॉन्ग। उस एंगल की वैल्यू अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करके पुट कर दोगे तो शायद से आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो क्यों इतना झंझट पालना है? एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज, इनको फर्क ही नहीं पड़ता कितना एंगल है ना। इनको वेलोसिटी से मतलब है और इनको डिस्टेंस से मतलब है बस। तो एनर्जी कंजर्वेशन से इसलिए हमारा आंसर आ गया है। आर यू गेटिंग इट? तो मुझे लगता है कि ये रीजन भी क्लियर हो गया होगा क्यों एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से आंसर नहीं आ रहा और क्यों एनर्जी कंजर्वेशन से आंसर आ रहा है। ओके, चलो थैंक यू एवरीवन।